तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया भी होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, अच्छा सा आपका रिवीजन चल रहा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। पुराने नोट्स भी आपने बना लिए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और नोट्स बनाने नहीं है, नोट्स याद भी करने, क्योंकि विदाउट याद किया हुआ तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छे से एक बार नोट्स प्रॉपरली तैयार कर लो। अभी 1-2 महीने हो गए हैं, हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दिए, गढ़वाल के ज़िले भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके कुमाऊँ के ज़िले चलेंगे कल परसों से। आज गढ़वाल का आखिरी ज़िला पढ़ लोगे आप, आज ही आप कुमाऊँ का ज़िले भी शुरू कर लोगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लो, बाकी टॉपिक भी आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी इस पर वर्क चल रहा है मेरा कि एक दिन में 2-2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए जल्दी से अच्छे से नोट्स बनाओ। अच्छे से एक बार नोट्स बना के क्लियर कर लो, फिर आप उन्हीं नोट्स को पढ़ना, किताब मत खोलना। पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों रुद्रप्रयाग जिला, आपका रुद्रप्रयाग चल रहा था। लास्ट क्लास में आपको रुद्रप्रयाग पढ़ा होगा। रुद्रप्रयाग बहुत छोटा सा जिला था, मेन चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी, पर किसी भी जिले में मेन हेडिंग हम पढ़ लेते, पर कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं। तो आज हम उन छोटे मोटे क्वेश्चनों को क्रैक करते हैं और देन हम एक नया जिला शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट आज का, वो है चौपता। तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, चौपता कहाँ है भाई? तो सब लोगों को पता है चौपता कहाँ है। तो चौपता भी रुद्रप्रयाग में है। ये चौपता क्यों फेमस है? भगवान तुंगनाथ का, तुंगनाथ हमने कल पढ़ लिया था, तुंगनाथ जी का ट्रैकिंग स्थल यहाँ से शुरू होता है। ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर पैदल रास्ता पूछेंगे, तुंगनाथ जी का पैदल रास्ता कहाँ से शुरू होता है? तो चौपता से होता है। और इस चौपता को गढ़वाल में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल का मिनी स्विट्जरलैंड। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, गढ़वाल में मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो मिनी स्विट्जरलैंड इसी को कहा जाता है। किसको? चौपता को। इस स्विट्जरलैंड ने भी परेशान करके रखा है यार। देखो, भारत का स्विट्जरलैंड तो कौसानी को कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था। बाकी सुंदरता की वजह से हरसिल के लिए भी स्विट्जरलैंड के लिए थे, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। और गढ़वाल में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से चौपता बुग्याल को जाना जाता है। ठीक है, जहाँ के अगर तुंगनाथ अगर आप लोग गए होंगे तो आप यहाँ आराम से गए होंगे। इसके अलावा आज का दूसरा पॉइंट, जो वन लाइनर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं रुद्रप्रयाग के बारे में, वो है सोनप्रयाग। क्योंकि रुद्रप्रयाग की हेडिंग तो मैं आपको पढ़ा चुका था। सोनप्रयाग में क्या पढ़ सकते हैं आप? सोनप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है जी दोस्तों। एक नदी होगी मंदाकिनी, प्लस एक नदी का नाम है वासुकी। वासुकी ताल से निकलती है वासुकी नदी, तो मंदाकिनी प्लस वासुकी नदी का संगम होता है सोनप्रयाग में। ध्यान रखिएगा, सोनप्रयाग पंचप्रयागों में शामिल नहीं है। पंचप्रयाग स्पेशल हम पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको चमोली वाला डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ाया होगा। ठीक है, पंचप्रयागों के अलावा भी और प्रयाग होते हैं, उनमें से एक है सोनप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है मैंने बता दिया है। इसी सोनप्रयाग में वन लाइनर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब वो आपको क्या लिखना चाहिए मेरे दोस्त? आपको लिखना चाहिए मुंडकटिया गणेश का मंदिर। मुंडकटिया गणेश मंदिर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मुंडकटिया गणेश मंदिर या सिरकटा गणेश का मंदिर कहाँ है? वो भी सोनप्रयाग में है। एज यू नो, आपने कहानी सुनी होगी भारत में, मतलब जो प्रचलित कथाएं होती हैं कि पार्वती कुंड में जब पार्वती जी नहा रही थी तो उन्होंने द्वारपाल पर खड़ा कर दिया था गणेश जी को कि कोई भी अंदर ना आ पाए, आप देखते रहिएगा। स्नान करने जब वो गए थे तो ऐसे शिव जी आ रहे थे और शिव जी अंदर जाना चाह रहे थे, गणेश जी उनको अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि माता ने बोला था किसी को भी अंदर मत आने देना बिना मेरी अनुमति के। और शिव जी जल्दी जाना चाह रहे थे अंदर, वो शिव जी को जाने नहीं देता। और आपको पता है कि महादेव क्रोध के लिए भी जाने जाते, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता था महादेव को, तो वो गणेश के ही सिर काट देते। तो जहाँ पे गणेश की मुंडी काटी जाती है वो जगह इधर ही कहीं पर बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे एक मंदिर भी है और उस मंदिर का नाम है मुंडकटिया गणेश, कि गणेश की मुंडी काट दी गई थी। तुम्हें पता है तब हाथी वाला सूंड मूंड जो लगाया गया था। ऐसी कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ प्रचलित है। कुछ गलती भी हो जाती है कभी कहानियाँ बताने में, तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इनके बारे में, बट ऐसा ही कुछ एक फैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिलहाल आपको तो पेपर निकालना है, तो चौपता पता चल गया, सोनप्रयाग पता चल गया कहाँ पे। आज का तीसरा फैक्ट हम लिखेंगे, क्योंकि हम रुद्रप्रयाग जिले को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। अगला है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड भी रुद्रप्रयाग में है, और आपने महिला कांस्टेबल का पेपर देखा होगा 2-4-5 साल पहले जब हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा था। इसका क्वेश्चन क्या है? केदारनाथ यात्रा का अंतिम बस स्टेशन, केदारनाथ यात्रा का अंतिम बस स्टॉप यही है। अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, भले आप अपनी गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे हो, मगर आप बस अंतिम यहीं तक जाते हो, गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से आगे आपको गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है, इससे आगे लेके नहीं जाने देते पुलिस वाले। यहीं पे पार्किंग लगती है और यहाँ से हम उन्हीं लोगों की गाड़ियों में जाती है आगे तक।
और तप्त कुंड से फिर पैदल यात्रा शुरू कर देते। तो केदारनाथ जाने का अंतिम बस स्टेशन, बस स्टॉप कहाँ पे है? गौरीकुंड में। इससे आगे हमें गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं करते वहाँ की सरकारें, मतलब रुद्रप्रयाग पुलिस। वहाँ से उन्हीं लोगों की गाड़ियाँ में ज़्यादा जाता है कि भैया केदारनाथ लोग गए होंगे आप लोग, तो आपने देखा भी होगा गौरीकुंड। तो गौरीकुंड के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसी गौरीकुंड को आगे देखें तो एक और पॉइंट आपको लिख सकते हैं, चौथा वन लाइनर क्वेश्चन। गौरीकुंड से ही एक लेफ्ट हैंड में अलग से रोड कट जाती है और उस जगह का नाम है त्रिजुगी नारायण। तो त्रिजुगी नारायण जी के बारे में तो आप सब लोगों को पता है, बहुत फेमस मंदिर है वर्तमान में, जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है। तो यहाँ पे कहा जाता है शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, शिव प्लस पार्वती जी की शादी भी यहीं पे हुई थी, ऐसा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमें मिलता है। और कहते हैं यहाँ पे शादी करने से 7 जन्म तक वो रिश्ता बना रहता है। तो अभी भी बड़े बड़े लोग या कुछ लोग यहाँ पे शादी करने के लिए जाते हैं त्रिजुगी नारायण में, ठीक है। इसके अलावा त्रिजुगी नारायण में एक अमर ज्योत जल रही होती है, मतलब जो शिवजी और पार्वती की शादी में जो भी ज्योत जलाई गई, जिसमें फेरे लिए गए थे, वो अभी तक भी जल रही है। एज ए साइंस स्टूडेंट आप सोचोगे कैसे हो सकता है कि आग तो जलती नहीं है, मगर अभी क्या होता है कि जो वो ज्योत जल रही थी ना, तो नियर बाय गाँव के जो भी लोग होते, पंडित पुजारी, वो उस ज्योत में लकड़ी डालते रहते, लकड़ी डालते, रोज रोज उसमें लकड़ी डालते रहते, तो कभी आग बुझने नहीं देते। जैसे मतलब बहुत सारी लकड़ी होकर गट्ठर है, वो जल रहा है, जैसे लगेगा लकड़ी खत्म होने लगे दोबारा उसके ऊपर लकड़ी डालते थे, मतलब लकड़ियाँ खत्म नहीं होने देते, तो अमर ज्योत वहाँ पे जली रही होती है। तो फिलहाल त्रिजुगी नारायण का मंदिर कहाँ है? तो त्रिजुगी नारायण का मंदिर रुद्रप्रयाग में। और त्रिजुगी नारायण का मंदिर क्यों फेमस है? शिवजी और पार्वती जी के विवाह के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक और जगह आपको याद करनी है वन लाइनर क्वेश्चन में, वो क्या याद करना है आपको? अगस्त मुनि, ऋषि अगस्त्य का मंदिर भी यहाँ पे, अगस्त्य ऋषि का मंदिर भी है, अगस्त मुनि। तो आपको नॉर्मल इतना भी पॉइंट याद कर लेंगे, अगस्त मुनि का है तो अगस्त मुनि भी आपका कहाँ पे पड़ेगा? रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे भी 2 नदियों का संगम होगा मेरे दोस्तों। कौन सी 2 नदियाँ दगड़ियों? मंदाकिनी प्लस धूलगाड़। तो आप इसको याद करना है, अगस्त के महीने में क्या निकलते? धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा, तो मंदाकिनी प्लस धूलगाड़, ऐसा याद कर सकते हैं। अगला वन लाइनर क्वेश्चन आपको जो रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ना है, तो वो है गुप्त काशी। अगला वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ना था, वो है गुप्त काशी। गुप्त काशी में 2 बड़े फेमस मंदिर हैं। एक मंदिर है विश्वनाथ जी का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है, विश्वनाथ जी का मंदिर। ऐसी विश्वनाथ मंदिर आपने एक बार उत्तरकाशी में भी पढ़ा होगा, मगर ये भी बड़ा फेमस है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला क्वेश्चन तो याद रखना ही है, अर्धनारेश्वर मंदिर। अर्धनारेश्वर मंदिर आपको ये तो याद रखना ही है, अर्धनारेश्वर मंदिर। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काशी वाला, अर्धनारेश्वर मंदिर वाला पॉइंट, ये आपको याद हो जाना चाहिए। हम रुद्रप्रयाग जिले को कल पढ़ चुके हैं। कई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो आज ही पहली बार चैनल पे आ रहा है, तो वो सोचेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो भाई मैं जिला सीरीज में रुद्रप्रयाग जिला हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है। जो इसके कुछ बचे हुए पॉइंट थे वन लाइनर, आज हम उन वन लाइनर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगला फैक्ट आपको क्या याद रखना है? कालीमठ। तो कभी क्वेश्चन आएगा, कौन सा नंबर हो गया वन लाइनर का? 7th नंबर हो गया। तो ये है कालीमठ। तो कालीमठ भी कहाँ है? तो कालीमठ भी आपका रुद्रप्रयाग में है। कालीमठ सिद्धपीठ भी है, काली माता को समर्पित मंदिर है। और इसी कालीमठ के सामने आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखना होगा। तो यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है कविल्टा, और इसी कविल्टा में जन्म हुआ था महान कवि कालिदास का। तो जहाँ हम रहते हैं, हम लोग कोटद्वार के कर्णाश्रम में, कालिदास शुद्धवर्तनी में भी पूछा जाता है, शुद्धवर्तनी में भी कालिदास को ऐसे लिखते हैं। कर्णवाश्रम में तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी, मगर इनका जन्म बोला जाता है रुद्रप्रयाग के कविल्टा नामक स्थान पर हुआ था कालिदास का। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो और कन्नी सैक के पेपर में इनसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने इनका नाम तो सुना ही होगा इंडियन हिस्ट्री में, जिनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आप सब लोगों ने सुना है। गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे महान राजा का नाम क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनके दरबार में रहते थे कालिदास। तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और उसी कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। पौड़ी वाले जिले में मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में। तो कालिदास का जन्म भी कविल्टा कालीमठ के सामने हुआ है, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा क्या जाना जाता है रुद्रप्रयाग में, और हमको क्या याद करना है? एक और याद कर सकते हैं, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, जाख देवता।
जाख देवता क्यों फेमस है? तो जाख देवता का मंदिर भी फेमस है रुद्रप्रयाग में, और ये जलते हुए अंगारों के लिए फेमस है। जलते हुए अंगारों पे यहाँ पे देवता नाचते हैं, अंगारों पर देवता नाचते, जलते हुए अंगारों पे देवता नाचते हैं। बहुत सारे लोग, साइंस वाले लोग, भगवान को या ऐसे समथिंग चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। खासकर कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या लेता है तो वो इन चीज़ों को मानता नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट हम लोगों ने देखा है गांव में जब नचाई पुजाई होती है तो कई लोग ऐसे होते हैं वो आग में ही नाचते, अपने आप को छड़ से मारते रहते, गर्म छड़ से मारते रहते, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ देवी देवता वाला पोर्शन तो है, कुछ ना कुछ मानो न मानो आपको मानना ही पड़ेगा भगवान। बाकी बोलते ना कि मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी, तो वही वाली बात है। मगर जाख देवता की वीडियो आपको सोशल मीडिया में भी दिख जाएगी। जब जाख मेला लगता है रुद्रप्रयाग में तो वो देवता आगों में नाचते रहते हैं, जलते नहीं है। और नॉर्मल हम आग पर थोड़ा भी हाथ लगाते तो जल जाते, देखा है आपने ऐसी चीज़ें। तो जाख देवता का मंदिर या जाख देवता की पूजा मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? रुद्रप्रयाग में की जाती है। निम्न में से कौन सा देवता ऐसा है जो जलते हुए अंगारों पे चलने के लिए फेमस है? वह है जाख देवता। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा, अगला पॉइंट 9th, अब बहुत फेमस मंदिर है, इसका नाम है कार्तिक स्वामी मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है और ये है कार्तिक स्वामी मंदिर, और बहुत अच्छी जगह पर भी है लोकेटेड। कभी मौका मिलेगा आपको कार्तिक स्वामी जाने का तो ज़रूर आप कार्तिक स्वामी जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। हम भी गए थे लास्ट जुलाई अगस्त के टाइम पे, मैं यहाँ पे गया था, अभी इसी साल गया मैं यहाँ। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। कार्तिक स्वामी बोलेगा तो किसका मंदिर होगा? तो भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। शिव जी के जो पुत्र थे भगवान कार्तिकेय, उनका मंदिर है, कार्तिकेय का मंदिर है ये। और उत्तराखंड में कार्तिकेय भगवान का एक ही मंदिर है, वो यहीं पे है। कभी क्वेश्चन आएगा कौन से पर्वत पे है, तो यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है क्रौंच पर्वत। तो क्रौंच पर्वत पे ये मंदिर स्थित है। और अगर बोलेंगे इसका ट्रैकिंग शुरू कहाँ से होता है, इसका पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है भाई, कहीं ना कहीं से तो पैदल जाते होंगे ना, तो उस जगह का नाम है स्पेशल, उस जगह का नाम है कनक चोरी, उस जगह का नाम है कनक चोरी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तुंगनाथ महादेव, तो तुंगनाथ महादेव का जो ट्रैकिंग स्थल था वो कहाँ से शुरू हो रहा था आपका? तो तुंगनाथ का ट्रैकिंग स्थल शुरू हो रहा था आपका चौपता से। तो कार्तिक स्वामी जी का जो ट्रैकिंग स्थल है वो कनक चोरी से शुरू होता है। बहुत शानदार, बहुत सुंदर मंदिर है। और कार्तिकेय जी की कहानी भी आपने सुनी होगी। शिव जी और पार्वती ने कहा था कि जो भी हमारे चक्कर दोनों भाइयों में से जल्दी, ब्रह्मांड के चक्कर दोनों भाइयों में से जल्दी लगा के आएगा, उसको हमेशा पूजा पाठ में, हमेशा धार्मिक आयोजनों में प्रथम स्थान दिया जाएगा, और वही माँ का प्यारा भी होगा। तो एक भाई था गणेश, एक भाई था कार्तिकेय, इन दोनों में लग गई रेस कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है भाई, तभी माता का प्रिय भी हो जाएगा वो, और धार्मिक अनुष्ठान जहाँ पे भी होंगे पहले पूजा करने का हक उसी को मिलेगा। गणेश भगवान तेज थे, तो गणेश भगवान ने तो क्या किया, अपने मूस में बैठे, चूहे में बैठे, और हरिद्वार से गंगा स्नान करके आया बोला, और गंगा स्नान करने के बाद ही अपनी माता पिता का चक्कर लगा दिया कि मेरे लिए तो तुम ही मेरी दुनिया हो, मेरे लिए सभी कुछ तुम ही हो। अब मैं चक्कर लगा दिया। कार्तिकेय भगवान मोर में बैठ के, अपने यान था उनका मोर, उनका यान क्या होता है मोर, अब ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले जाते हैं। जब ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आते कि भाई मैं तो चक्कर लगा के आता, गणेश पहले ही आ गया है, फिर पता चलता है गणेश चालाकी कर देता है। तब वो अपना क्या करते हैं, क्रौंच पर्वत पे जाके, इस क्रौंच पर्वत पे जाके अपने शरीर को त्याग देते हैं। एक जगह मांस को त्यागते हैं, एक जगह हड्डियों को त्याग देते हैं। तो ऐसा कुछ कहानी मिलती है कार्तिक स्वामी की। तो ये कहानी से बस थोड़ा बहुत याद रहता है दिमागों में, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। कार्तिक स्वामी मंदिर बहुत बेहतरीन है, ट्रैकिंग के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। क्रौंच पर्वत पे है, और इसका ट्रैकिंग शुरू कहाँ से होता है? कनक चोरी से। ठीक है। नेक्स्ट अगला वन लाइनर क्वेश्चन आपको जो यहाँ के बारे में पढ़ना है वो है इंद्रासनी शक्तिपीठ। ये पहले भी पेपर में आ चुका है, ये पहले भी पेपर में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है इंद्रासनी शक्तिपीठ। तो कभी क्वेश्चन आएगा इंद्रासनी शक्तिपीठ, ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है। इंद्रासनी शक्तिपीठ का मंदिर ऑल्सो इन रुद्रप्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है। और रुद्रप्रयाग का जखोली ब्लॉक में, जखोली ब्लॉक, कंडाली करके गांव है कोई, तो कंडाली गांव के जखोली ब्लॉक के कंडाली गांव में ये मंदिर है। इस मंदिर को जाना जाता है सर्पदंश के बाद। सर्पदंश के बाद यहाँ पे क्या की जाती है?
पूजा की जाती है। मतलब ऐसी मान्यताएं हैं, किताबों में भी पढ़ने के लिए मिल जाती है। बाकी कोई रुद्रप्रयाग का इस जगह का कोई जखोली ब्लॉक का होगा तो अच्छे से बता सकता है, बाकी कोई रुद्रप्रयाग तक की वीडियो पहुंचेगी तो इस क्वेश्चन की पुष्टि करना। मैंने ऐसे पढ़ा है कि जब किसी को सांप डस देता है तो उस व्यक्ति को सांप के जहर से निकालने के लिए रात भर इस मंदिर में छोड़ दिया जाता है और सुबह वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, सांप का जहर समाप्त हो जाता है। कुछ पूजा पाठ करने की प्रोसेस होगी तो इसी मंदिर में सर्प डसने के बाद जब सांप डस जाता है तो इस मंदिर में जाके पूजा करता है जिसको सांप डस जाता है और फिर उस पर जहर नहीं लगता। समथिंग ऐसी कहानी मैंने कभी पढ़ी सुनी है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन ग्रुप सी के पेपर में आ चुका है, इंद्रासनी शक्तिपीठ का है, तो आपने उसका आंसर याद रखना है रुद्रप्रयाग में, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है रुद्रप्रयाग के बारे में 1 लाइनर क्वेश्चन में, तो 11वां पॉइंट लिखेंगे सूर्यप्रयाग। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सूर्यप्रयाग। इससे पहले आप सोनप्रयाग पढ़ चुके हैं। तो सूर्यप्रयाग है तो नदियों का संगम होता होगा, तो एक नदी का नाम है मंदाकिनी और एक नदी का नाम होगा आपके पास लस्तरगाड़। मंदाकिनी प्लस लस्तरगाड़ का संगम यहाँ पे होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इससे पहले आपने ना एक जगह पढ़ी होगी, वो है कालीमठ। तो कालीमठ में भी 2 नदियों का संगम होता है, एक तो मंदाकिनी है और एक नदी का नाम है मधुगंगा। मैंने ऊपर नहीं लिखा था, याद आ गया मुझे, तो आप लिख लीजिएगा। मंदाकिनी प्लस मधुगंगा का संगम होता है कालीमठ में। तो सूर्यप्रयाग आपने लिख दिया है। 12वां 1 लाइनर क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। रुद्रप्रयाग में एक माता का मंदिर है जिसका नाम है हरियाली देवी मंदिर। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हरियाली देवी मंदिर कहाँ है या हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हरियाली देवी मंदिर भी आपका रुद्रप्रयाग में है। तो रुद्रप्रयाग के इतने सारे 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिए हैं जो कि रुद्रप्रयाग जिले में हमने पहले नहीं पढ़े थे, हमने बस पहले हेडिंग पढ़ी थी। तो आज हमारा ये भी क्लियर हो गया है, उम्मीद है आप इसको भी याद कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट रुद्रप्रयाग के बारे में तो उनको लिखने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो हेडिंग डालिएगा रुद्रप्रयाग के ताल, ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिएगा रुद्रप्रयाग के ताल। कुछ झीलें हैं रुद्रप्रयाग में। वैसे जब हम उत्तराखंड की झीलों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, बट फिलहाल जब रुद्रप्रयाग जिला पढ़ रहे थे तो रुद्रप्रयाग में कुछ झीलों का नाम इंपॉर्टेंट है, उन झीलों को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पहली झील है चौराबाड़ी झील। पहली झील है चौराबाड़ी झील, ये मैं तुम्हें कल वाली क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। केदारनाथ मंदिर के थोड़ा ऊपर में है और जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कहीं ना कहीं ये झील टूटी थी। चौराबाड़ी झील को ही क्या बोलते हैं, शरावती झील बोलते हैं। चौराबाड़ी झील को ही शरावती झील कहते हैं। और शरावती झील का ही एक और नाम है, इसको बोलते हैं महात्मा गांधी झील या इसी को बोला जाता है गांधी सरोवर। गांधी जी के नाम से इसी झील का नाम क्या पड़ा है, गांधी सरोवर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। गांधी सरोवर को ही शरावती ताल कहते हैं और गांधी सरोवर को ही चौराबाड़ी झील कहते हैं। ये सब एक ही है क्योंकि इस झील में जब गांधी जी की हत्या हो गई थी या गांधी जी जब शहीद हो गए थे, और गांधी जी शहीद कब हुए थे, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। तो 1948 में गांधी जी की हड्डियों को इस झील में प्रवाहित किया गया था। दैट्स वाई इस झील का नाम भी क्या पड़ गया है, गांधी सरोवर। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है गांधी जी की याद में। तो चौराबाड़ी झील, शरावती झील और गांधी सरोवर सब कुछ एक ही है। और गांधी सरोवर तो इसलिए कहते हैं कि गांधी जी की हड्डियों को यहाँ पे प्रवाहित किया गया था। अगला पॉइंट रुद्रप्रयाग के बारे में जो आपको लिखना है, और झील है, एक झील है यहाँ पे जिस झील का नाम है भैंकताल। तो कभी क्वेश्चन आएगा भैंकताल कहाँ है, तो भैंकताल का आंसर भी आप रुद्रप्रयाग करोगे। और भैंकताल के लिए बोला जाता है इस ताल का आकार अंडाकार है, अंडाकार आकृति का ये ताल है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगला ताल यहाँ के बारे में जो आपको लिखना है वो है बधानी ताल। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा बधानी ताल कहाँ है, तो बधानी ताल का आंसर आपको करना है रुद्रप्रयाग, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको एक और ताल पढ़ना है जिसका नाम है देवरिया ताल। देवरिया ताल बहुत सुंदर ताल है, इसकी धार्मिक कथाएं भी हैं और ऐसे पढ़ने के लिए मिलता है हमें कि जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में इस देवरिया ताल को, स्कंद पुराण में इस देवरिया ताल को इंद्र सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, इंद्र सरोवर कहा गया है, ठीक है। भूला कोई देवरिया ताल साइड का होगा
तो आप बता दिया करो भाई जिला सीरीज पढ़ रहे आप कहाँ के हो क्या हो। किताबों में तो कई बार कुछ फर्जी चीज़ें भी लिख दी जाती है, एक्चुअल वही बता पाएगा जो वहाँ का रहने वाला होगा, ठीक है। और मैं बहुत सारी जगह घूमा हूँ मगर हर एक प्लेस पे थोड़ा ना जा रखा हूँ मैं ऐसे घूमने के लिए। देवरिया ताल तो मैं कभी गया नहीं हूँ तो इसको स्कंद पुराण में इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट का आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लिखना है बासुकी ताल। बासुकी ताल की थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आती है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला ताल है आपके पास बासुकी ताल। इस बासुकी ताल की कहानी की जो है, बासुकी नाग सुना होगा आपने, नाग था, इसी से संबंधित है। और इस बासुकी ताल का आता है कि ये टिहरी, कई बार टिहरी में पढ़ लेते हैं, और रुद्रप्रयाग, अभी तो हम रुद्रप्रयाग जिला पढ़ रहे, इन दोनों के ना बॉर्डर पे बासुकी ताल। ये बासुकी ताल की खासियत क्या है, इस बासुकी ताल का पानी लाल है। तो लाल पानी वाला ताल कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो लाल पानी वाला ताल है ये कौन, बासुकी ताल। नीले कमल खिलते हैं, ये वाला क्वेश्चन जब हम तब पढ़ लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कभी ना कभी उत्तराखंड में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उत्तराखंड के झीलें पढ़ाऊंगा ना, तो आप इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे दोबारा हम, वो तभी हम रुद्रप्रयाग जिला पढ़ रहे तो मैंने लिखा दिए तुम्हें। बट ध्यान रखो बासुकी ताल है टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे। यहाँ का पानी की बात करेंगे तो पानी तो इसका क्या है, लाल है, और इसके कमल की बात करेंगे तो इसका कमल कैसे, नीले है। तो निम्न में से कौन सा ऐसे झील है जो नीले कमलों के लिए फेमस है, बासुकी ताल। निम्न में से ऐसे कौन सी झील है जो लाल पानी के लिए फेमस है, वो है बासुकी ताल। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक क्लास अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एक कुंड भी है जिसका नाम है भोरी अमोला कुंड, ये भी काफ़ी फेमस कुंड है यहाँ का, भोरी अमोला कुंड। तो भोरी अमोला कुंड कहाँ है, तो भोरी अमोला कुंड भी आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ये रुद्रप्रयाग के कुछ झीलें थी, कुछ ताले थे, वो मैंने आपको लिखा दिए हैं मेन। बाकी जब कभी हम उत्तराखंड की झीलों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उस दिन अच्छा से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की सारी झीलों पे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी लास्ट क्लास में हमने रुद्रप्रयाग डिस्कस कर चुके हैं, हम तो बस रुद्रप्रयाग के कुछ बचे हुए पोर्शन आपको पढ़ा रहे हैं। हर जिला के खत्म होने के बाद आपको एक चीज़ लिखाता हूँ, प्रसिद्ध व्यक्ति। तो रुद्रप्रयाग में 1-2 प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इन दोनों से एक 2 क्वेश्चन पेपरों में ऑलरेडी पूछे गए, ठीक है। तो पहला नाम लिखेंगे जो रुद्रप्रयाग के फेमस पर्सनालिटी हैं, उनका नाम है उमाशंकर सतीश। रुद्रप्रयाग की फेमस पर्सनालिटी में एक नाम आता है उमाशंकर सतीश। और इस उमाशंकर सतीश का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ भी दिया होगा, और ऑलरेडी जिन्होंने की तैयारी अच्छी पढ़ा होगा, इन्होंने एक बुक लिखी है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जॉनसार भाबर के लिंग्विस्टिक सर्वे इन्होंने किया है, भाषा के आधार पे इन्होंने सर्वे किया है। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जॉनसार, बहुत इंपॉर्टेंट ये इनकी बुक है और ये एग्जाम में आ चुकी है। तो उमाशंकर सतीश का संबंध भी रुद्रप्रयाग जिले से है, और इनकी ये जो बुक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी 2 बुक है, एक बुक का नाम लिख लीजिएगा आप, नया जमाना, ठीक है। जैसे आप नए जमाने के लोग हो तो नया जमाना ये, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक है इनकी, वो है पत्थर बोलते हैं। तो कभी ऐसा पॉइंट भी आ सकता है दगड़ियों, ठीक है भूला। तो पत्थर बोलते किसका है, उमाशंकर सतीश का है। नया जमाना किसका है भूला, ये भी उमाशंकर सतीश का है। और ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जॉनसार, ये बुक किसकी है जी, तो ये बुक भी उमाशंकर सतीश जी की है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, और कहीं ना कहीं सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, उमाशंकर सतीश का संबंध किस जिले से, तो रुद्रप्रयाग से। उमाशंकर सतीश के बाद एक और नाम लिख लीजिएगा, चंद्र कुंवर बर्तवाल। बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिसका नाम है चंद्र कुंवर बर्तवाल। तो क्वेश्चन आएगा चंद्र कुंवर बर्तवाल का संबंध किससे, किस जिले से, तो चंद्र कुंवर बर्तवाल का संबंध भी आपका रुद्रप्रयाग जिले से है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1919 में जन्म हुआ था। रुद्रप्रयाग का एक गांव है, उस गांव का नाम है मालकोटी गांव। तो रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में 1919 को चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस चंद्र कुंवर बर्तवाल जी ने भी 1-2 किताबें लिखी है, और इनको लेखन से लिखी हुई, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट मीन्स बहुत खतरनाक पर्सनालिटी रही होगी यार, किसी से भी किसी की तुलना ऐसी नहीं की जाती। इट मीन्स कुछ ना कुछ गुण तो इनमें से। तो इनकी तुलना बहुत सारे महान लोगों से की जाती है। तो इनकी तुलना किससे की जाती है, निराला से की जाती है। इनकी तुलना किससे की जाती है, कालिदास से की जाती है, और कीट से की जाती है। निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है
जिसे निराला के समकक्ष माना जाता है। तो निराला के समकक्ष कवि यही है। ठीक है, कौन? चंद्र कुंवर बरतवाल। इसके अलावा इनके लिए बोला जाता है कि चंद्र कुंवर बरतवाल को बोला जाता है हिंदी के कालिदास। कभी ऐसा कोई पॉइंट आ जाएगा, निम्न में से किसको हिंदी का कालिदास कहते हैं? और कालिदास तुमने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, तो हिंदी का कालिदास किसे कहते हैं? चंद्र कुंवर बरतवाल को। और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, गढ़वाल का कीट्स किसे कहते हैं? गढ़वाल का कीट्स। तो गढ़वाल का कीट्स भी कहा जाता है आपका चंद्र कुंवर बरतवाल को। हु इज कीट्स? तो ये एक अंग्रेज का क्या था? लेखक था। लंदन का क्या है? ये एक लेखक है। तो इसी लंदन का जैसा लेखक है ये कीट्स, इसी प्रकार की लेखन शैली रही होगी किसकी? चंद्र कुंवर बरतवाल जी की। दैट्स वाई इन्हें क्या बोला जाता है? गढ़वाल का कीट्स। और गढ़वाल का कीट्स किसे कहते हैं? चंद्र कुंवर बरतवाल को कहते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो आप जानते हो, निराला जी तो आपके सिलेबस में भी हिंदी में, तो निराला के जैसे भी लिखते होंगे तो आपको निराला के समकक्ष भी माना गया है। कालिदास से भी इनकी तुलना की गई है और कीट्स से भी इनकी तुलना की गई, ध्यान रखिएगा। इनकी दो फेमस कविताएं, एक का नाम है हिमवंत और एक का नाम है सूरजमुखी। इनकी दो फेमस बुक है, यहीं पे लिख देते कहीं पर। इनकी बुकों का नाम है बुक। तो इसकी बुक का नाम है, सबसे प्रसिद्ध बुक तो इसकी यही है हिमवंत, और एक बुक का नाम है इनका सूरजमुखी। कौन? ये बरतवाल जी। तो हिमवंत और सूरजमुखी किसकी कविताएं हैं? चंद्र कुंवर बरतवाल जी की। हाँ, एक गाना इनका बड़ा फेमस है, एक इनका गाना भी है। अब वो गाना क्या है? आप गढ़वाल के सभी लोगों ने पढ़ा होगा, वो है बेड़ू पाको। कैसे मिटाना है इसे? ठीक है, तो ध्यान रखना, यह है काफल पाको। तो इस प्रकार से इनका एक गढ़वाल में कविता भी है, बहुत फेमस कहानी भी है, जिसका नाम है कापल पाको मैनी चाको। सुना भी होगा आप लोगों ने। तो कापल पाको भी इनके एक गढ़वाल में बहुत फेमस क्या है? कविता, कहानी या गाना, तुम जो भी बोल सकते हो, वो भी यही है, कापल पाको मैनी चाको। तो एक ऐसी कहानी या कविता सुनने के लिए मिलती है। इसके लेखक भी चंद्र कुंवर बरतवाल जी है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थी रुद्रप्रयाग की फेमस पर्सनालिटी, जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए था। और रुद्रप्रयाग जिला आज हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बारे में जो भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए। हाँ, एक और व्यक्ति अगर आपको लिखना है तो एक व्यक्ति का नाम याद आ रहा है अभी अभी, जिसका नाम है जगत सिंह चौधरी। तो जगत सिंह चौधरी जी, इसका संबंध भी किससे है? रुद्रप्रयाग जिले से है। इन्होंने एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल को बोला जाता है मिश्रित वन खेती मॉडल। मिश्रित वन खेती का मॉडल किसने दिया था? इन्होंने दिया था मिश्रित वन खेती मॉडल। मिश्रित वन खेती मॉडल मतलब एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की चीज़ें बोली जाती है। गेहूं के साथ हम मटर बो देते हैं। तो मिश्रित खेती का वन मॉडल इन्होंने दिया था, जगत सिंह चौधरी का। वर्तमान में मुझे तो ये लगता है, इस सवाल की पुष्टि थोड़ा गूगल से भी कर लेना, उत्तराखंड में इनको ना वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था इन्हें। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और बता देना कि ये सही है कि नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैंने ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है कि उत्तराखंड में वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। वर्तमान में है या नहीं है, बट कभी तो थे जरूर, कुछ तो इनके बारे में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। तो आप भी इस सवाल की थोड़ा पुष्टि कर लीजिएगा। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसको वन विभाग में एम्बेसडर बनाया गया? तो यही है। बाकी इसके बारे में आपको क्या ही बताना है, अगर आपको लिखना है तो इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सम्मान भी इनको दिया गया है। आर्यभट्ट सम्मान, इनको एक अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम है आर्यभट्ट सम्मान। और आर्यभट्ट सम्मान इनको 2006 में मिला। और इस जगत सिंह चौधरी को एक नाम से जाना जाता है, और वो है जंगली। तो जगत सिंह चौधरी को किस नाम से जाना जाता है? जंगली नाम से जाना जाता है। ये ना बहुत सारे पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल देते हैं जगत सिंह चौधरी जी, ठीक है। ऐसे पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चिड़ियों को अपने पास बुला देते हैं, मुंह से ऐसी आवाज़ निकालते हैं। बाकी जगत सिंह चौधरी को मिश्रित वन खेती मॉडल दिया था, ब्रांड एम्बेसडर, आर्यभट्ट सम्मान, और जंगली इनका क्या है? उपनाम है। तो निम्न में से किसको जंगली नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा जगत सिंह चौधरी जी को जंगली नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें थी, छोटी छोटी बातें जो कि हमको पढ़नी थी। और ये सारी बातें किसके बारे में पढ़ी? हमने आज रुद्रप्रयाग जिले के बारे में पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा रुद्रप्रयाग जिला आपका।
वो हमने आज पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें बुग्याल होंगे, ग्लेशियर होंगे, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, वो मैंने आपको लिखा है नहीं अभी। बाकी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बुग्यालों की बात, ग्लेशियरों की बात, झीलों की बात तब वहाँ पे कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की एक छोटी सी वीडियो थी। रुद्रप्रयाग जिला कंप्लीट हो गया। कल से हम कुमाऊं के जिले पढ़ेंगे। गढ़वाल आज खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।